करता जा रहा है, उसमें राजधानी बेरूत हो या फिर हिजबुल्लाह के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला करने की बात हो, गाजा में हमास को लेकर भी लगातार गतिरोध तेज होता जा रहा है। चर्चा लाजमी हो जाती है। डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। संजीव श्रीवास्तव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो कुछ ही देर में हमारे खास मेहमान जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इजराइल का करारा जवाब क्या होगा ये भी देखने की बात होगी। तो डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। संजीव जी, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? यहां पर इजराइल की तरफ से बेरूत में अटैक किया गया है, साथ ही हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का प्रयास भी नजर आता है, तो वहीं दूसरे मोर्चे पर भी इजराइल ने खुद को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। बात हमास की कर रहा हूं सर। देखिए, इजराइल ने हमास को तो पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है, पूरी तरीके से उसका खात्मा करने की उसको कगार पे पहुंचा दिया है। अब हमास का जो मुखिया सिनवार भी मारा गया है, जो कि गाजा में हमास के जो भी आतंकी ऑपरेशंस थे उसका वो चीफ था। और उसके पहले आपने देखा इस्माइल हानिया को भी इजराइल ने एलिमिनेट किया। और लेकिन इजराइल के समक्ष जो आतंकवाद की चुनौती है वो अभी भी है, और ये जो चुनौती का जो अगला जो टारगेट है इजराइल का वो हिजबुल्लाह है। अभी हिजबुल्लाह के ऊपर भी इजराइल ने बड़ी कार्रवाइयां करना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह को भी इजराइल ने एलिमिनेट किया। और हिजबुल्लाह के जो लेबनान में जो टेरर की जो मशीन उसने बना रखी है उसको भी इजराइल अब एक के बाद एक नेस्तनाबूद करने की दिशा में तेज गति से आगे कदम बढ़ा रहा है, ऑपरेशंस कर रहा है। लेकिन जो आतंकी हैं, जाहिर है कि इनके मंसूबे अभी भी खतरनाक हैं, और इजराइल को इस बात की आशंका है कि हमास तो खैर उसका अब पतन की स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह भी कोई 7 अक्टूबर या उससे भी बड़ा कोई हमला इजराइल के ऊपर करने के बारे में उसके मंसूबे हो सकते हैं। तो ऐसी किसी उस हिजबुल्लाह के मंसूबों को नाकाम करने के लिए अब इजराइल का जो फोकस है वो हिजबुल्लाह के ऊपर है। और अब इजराइल इसलिए भी ज्यादा भड़क गया है क्योंकि संजीव श्रीवास्तव जी देखिए, यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के घर को डायरेक्ट यहां पर टारगेट किया गया, और उसके बाद ईरान की तरफ से भी लगातार जो हमले की तैयारी है वो इजराइल पर की जा रही है। ईरान की तरफ से भी तमाम जो बयान है वो सामने आते रहते हैं, और अक्टूबर में जिस तरीके से एक हाई इंटेंसिटी अटैक किया गया था उसके बाद हालांकि ईरान ने कहा कि आयरन डोम को हम भेदने में पूरी तरीके से सक्षम है, इजराइल किसी भी गलतफहमी में ना रहे कि आयरन डोम उन्हें बचा लेगा। ये तमाम बातें कही गई, लेकिन यहां पर जब डायरेक्ट बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्हें जब टारगेट किया गया, इसके बाद इसके क्या गूढ़ प्रगाढ़ मायने आप देखते हैं आने वाले समय के लिए, इजराइल के परिप्रेक्ष्य में भी और पूरे मध्य पूर्व के परिप्रेक्ष्य में भी? देखिए, ये जो ड्रोन के माध्यम से हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री के निजी आवास कैसरिया में जो स्थित है वहां पर हमला किया है, वो हिजबुल्लाह के इंटेंट को दर्शाता है। वो इस बात को दर्शाता है कि हिजबुल्लाह के जो आतंकी मंसूबे अभी भी हैं, और वो इजराइल को क्षति पहुंचाने की, उसे हार्म करने की, और बेंजामिन नेतन्याहू को सीधा सीधा हमला करने का, अगर उसके अंदर अभी भी दुस्साहस करने का ये कार्य कर सकता है, तो जाहिर है कि वो किसी बड़े हमले को भी अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में इजराइल का जो रिस्पांस है वो लगातार मैसिव रहेगा, और हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजराइल के जो ऑपरेशंस हैं वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी बड़े तरीके से और तेज गति से आईडीएफ करेगी, और हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। और हिजबुल्लाह के जो ठिकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में अब इजराइल की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो भी सदर्न लेबनान में ऑपरेट कर रही हैं, और सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल का जो बॉर्डर है वो जाहिर है कि इजराइल के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि यदि हिजबुल्लाह के द्वारा कोई 7 अक्टूबर जैसा हमला करने का उसका प्लान है, तो वो जाहिर है कि सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल के बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए वो कर सकता है। इसी वजह से अब इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो सदर्न लेबनान में जा करके वहां ऑपरेट कर रही हैं। हिजबुल्लाह के टेरर के जो मशीन है, जो उसकी टनल्स इत्यादि हैं, हथियार हैं, आतंकी हैं, जहां कहीं भी छुपे हुए हैं उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, ताकि उस पूरे क्षेत्र को एक सेफ जोन के तौर पर बनाया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्दर्न इजराइल में करीब 60,000 से 80,000 जो इजरायली नागरिक हैं
वो सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों को ध्यान में रखते हुए उसकी आशंकाओं के मद्देनजर वो अन्य इलाकों में इजराइल के चले गए। तो इजराइल जी। को उन नागरिकों को भी अपने घरों में वापस बुलाना है और इस पूरे नॉर्दर्न इजराइल को सेफ भी रखना है। तो ऐसे में इजराइल अब सेफ जोन बनाने के लिए सदर्न लेबनान में ऑपरेट कर रहा है। उसके बिल्कुल। अलावा भी जहां कहीं भी हिजबुल्लाह के आतंकी छुपे होंगे, इजराइल उन्हें टारगेट करेगा लेबनान में, ये बात बहुत स्पष्ट है। उसके हवाई हमले आप देख रहे हैं लगातार जारी हैं, उसके द्वारा ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। तो इजराइल की जो आतंकवाद के विरुद्ध जिसका युद्ध है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा। और मैं स्पष्ट रूप से भी कहना चाहता हूं कि ये जो इजराइल का हिजबुल्लाह तो निशाना है ही, हुती जो एक अन्य आतंकी संगठन है जो यमन में है, वहां पर भी इजराइल की कार्रवाइयां आने वाले समय में होगी और इजराइल उन्हें भी जाहिर है कि उनको भी निशाना बनाते हुए उनको भी कमजोर करने का ठीक है। यहाँ पर एक संभावना ये भी क्या लग रही है कि यहाँ पर ईरान की तरफ से लगातार देखिए लेबनान को सपोर्ट तो किया जा रहा है, हिजबुल्लाह को भी इनडायरेक्टली ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। अब ऐसे में क्या हमास को भी ईरान आने वाले समय में सपोर्ट कर सकता है पूरे तरीके से? देखिए, हमास तो पतन की अवस्था में पहुंच चुका है। हमास के आतंकी उसके जो टॉप लीडरशिप है वो मारी जा चुकी है। या सिनवर जो अंतिम बचा हुआ था वो भी अब उसका भी खात्मा हो गया है। कई ऐसे हमास के जो आतंकी हैं जो लीडरशिप खालिद मैशाल और उसके अलावा कुछ अन्य वो विदेशों में कहीं छुपे हुए हैं। तो हमास तो एक बहुत ही कमजोर और बिल्कुल पतन की स्थिति में है। हिजबुल्लाह जाहिर है कि इजराइल का जो फोकस है वो हिजबुल्लाह के ऊपर है। और मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जिस तरीके से ईरान के द्वारा 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से हमला किया गया, उसको इजराइल आने वाले समय में रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। ईरान के ऊपर इजराइल की एक बड़ी कार्रवाई अपेक्षित है, वो कभी भी किसी वक्त हो सकती है। हालांकि अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे हैं, 5 नवंबर को वहां इलेक्शंस हैं, तो इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि इजराइल की कोई भी कार्रवाई 5 नवंबर के बाद हो सकती है। लेकिन किसी भी तरीके की संभावनाओं को रूल आउट नहीं कर सकते और कि ये जो कार्रवाई इजराइल कभी भी कर सकता है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो इसमें बहुत स्पष्ट है कि इजराइल का आतंकी संगठन हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे जो अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन, उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। लेकिन उन सभी का जो बैकर है, जो उसका स्पॉन्सर है, जो सपोर्टर है, ईरान के ऊपर भी इजराइल की आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं यहाँ पर अवश्य इस बात को जिक्र करना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या अन्य जो यूरोपीय राष्ट्र हो, भारत की तरफ से भी ये कहा लगातार गया है कि इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। तो इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर जो कार्रवाई है वो कभी भी हो सकती है, बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन उस कार्रवाई का मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो स्वरूप है वो एक सीमित हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि ईरान को बड़ा जवाब भी मिल जाए और कोई स्टेट टू स्टेट वॉर न छिड़ जाए। ईरान को उसके 1 अक्टूबर के द्वारा 1 अक्टूबर को किए गए 200 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों का जो उसका जवाब है उसको इजराइल अवश्य देगा। लेकिन उसका जो रिस्पांस का जो स्वरूप है वो ऐसा हो सकता है कि इसका कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो या कोई फुल फ्लेजेड वॉर, ऑल आउट वॉर में न छिड़ जाए। इस बात को भी इजराइल को ध्यान में रखना होगा और इस बात की सलाह अमेरिका भी उसे दे रहा है और अन्य जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं वो भी उसे ऐसी ही सलाह दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इजराइल उसे कैसे इंप्लीमेंट करता है। लेकिन मेरा असेसमेंट है कि इजराइल रिस्पॉन्ड निसंदेह करेगा, लेकिन उसके रिस्पॉन्स का जो स्वरूप है वो एक कैलिब्रेटेड हो सकता है, सीमित हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर बात करें डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी, यहाँ पर बताया ये भी गया है, खबरों के अनुसार अगर बात कर ले तो यहाँ पर अमेरिकी दस्तावेज जो लीक हुए हैं उसमें साफ इस तरफ इशारा किया जाता है कि आने वाले समय में इजराइल की तरफ से एक हैवी तरीके से रिटेलिएट किया जा सकता है ईरान के खिलाफ, क्योंकि तैयारी लगातार इजराइल की सेना कर रही है। जी, ये रिटेलिएशन होगा और ये अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला ईरान ने किया था और ईरान ने अगर देखें तो एक नहीं, उसने 2 हमले इजराइल के ऊपर किए। एक अप्रैल में किया था जिसमें लगभग 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और अभी 1 अक्टूबर को 200 मिसाइल्स हुई जो का इस्तेमाल किया गया, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। तो ये इजराइल के ऊपर 2 बड़े हमले किए गए हैं और इजराइल का जो अभी तक रिस्पॉन्स है वो जाहिर है कि उस प्रोपोर्शनेट में नहीं रहा है। लेकिन आने वाले समय में इजराइल इसका एक
प्रपोर्शनेट रिस्पांस करेगा। लेकिन मैंने जैसा कहा, ये जो रिस्पांस है वो कैलिब्रेटेड हो सकता है, वो इस तरीके का हो सकता है जिसमें कि इसका जो स्वरूप हो बड़ा हो, लेकिन वो कोई ईरान और इजराइल के बीच में कोई फुल फ्लेजेड वॉर में ना जाए। ये स्थिति, उसको बात को भी इजराइल को ध्यान में रखना होगा। अमेरिका जो कि इजराइल का क्लोजेस्ट एलाई है, अमेरिका ने इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल्स और अन्य मिसाइल्स के माध्यम से जो हमले थे उसको नाकाम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका अभी इजराइल के साथ पल पल के संपर्क में, लगातार जो रणनीतियां जो इजराइल बना रहा है उसमें अमेरिका उसके साथ संपर्क में है। और इजराइल के द्वारा ईरान पर किया जाने वाला कोई भी सीधा हमला, जो भी जवाबी कार्रवाई इजराइल करेगा, वो अमेरिका के क्लोज कोऑर्डिनेशन में करेगा। और ये बात बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर अगर एक हाई इंटेंसिटी अटैक यहाँ पर इजराइल की तरफ से किया जाता है तो आने वाले समय में क्या मायने इसके आप देखते हैं? देखिए, इसका जो मायना यही होगा कि इजराइल ईरान को एक बड़ा जवाब देना चाहता है। उसके दो हमलों के का जो जवाब है वो इजराइल उसे देगा। और इजराइल के जो ईरान को, जो इजराइल को स्वयं से और अपने टेरर प्रॉक्सीज के माध्यम से हमास, हिजबुल्लाह, हूती और अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो टारगेट करने की उसकी जो ईरान की जो सोच है, उसके ऊपर एक इजराइल के द्वारा एक करारा वार निसंदेह किया जाएगा। और लेकिन अमेरिका की ये सलाह इजराइल को है कि वो रिस्पॉन्ड तो अवश्य करे, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स का जो स्वरूप है वो ऐसा रखे कि जिससे कि कोई क्षेत्रीय युद्ध न शुरू हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि इजराइल और ईरान के बीच में कोई सीधा युद्ध, फुल फ्लेजेड वॉर, ऑल आउट वॉर जिसको कहते हैं, अगर छिड़ जाता है तो ऐसे में अमेरिका को भी सीधा सीधा युद्ध के मैदान में इजराइल के पक्ष में ईरान के विरुद्ध उतरना पड़ेगा। और ये अमेरिका के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और ये अमेरिका पहले से ही रशिया यूक्रेन युद्ध में इनडायरेक्ट तरीके से वहां पर एंगेज्ड है। और अमेरिका में अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं। अमेरिका का कोई अगला राष्ट्रपति 20 जनवरी के बाद ही जो है व्हाइट हाउस में आएगा। तो ऐसे में अमेरिका के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थितियां ऐसे में बन सकती हैं कि इसे यदि किसी युद्ध में उतरना पड़े। लेकिन जो इजराइल के का जो रिस्पांस होगा, इसी वजह से मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो एक कैलिब्रेटेड होगा, एक लिमिटेड होगा, लेकिन उसका जो रिस्पांस है वो इजराइल अवश्य करेगा। और वो आने वाले समय में कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, इजराइल के इतिहास की अगर बात करें, यहाँ पर लगातार जब इजराइल के इतिहास को खंगाला जाता है तो ये देखने को मिलता है कि जब इजराइल ठान लेता है, कोई इनिशिएटिव लेता है, तो उसके प्रति ज़रूर रिएक्ट करता है। और अब ऐसे में 100% संभावनाएं हैं कि इजराइल की तरफ से हमला यहां पर किया जाएगा, ईरान को लेकर भी। लेकिन यहां पर अगर हमला किया जाता है तो स्थिति बेहद ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है वो रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा। अब ऐसे में जिस तरीके से लगातार स्थितियां बेहद ज़्यादा संवेदनशील होती जा रही हैं, अटैक बाय अटैक यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं, अब ऐसे में क्या कोई संभावना है कि बातचीत के जरिए आने वाले समय में ये जंग क्या सुलह की ओर बढ़ सकती है, या ये संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्षेत्रीय युद्ध में बदलने वाली स्थिति में पूरा इजराइल का रिस्पांस जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इजराइल का ईरान के विरुद्ध रिस्पांस तो अवश्य आएगा, लेकिन उस रिस्पांस का स्वरूप ऐसा होगा कि जिससे कि ईरान को उसके द्वारा किए गए इजराइल पर हमले का बड़ा जवाब भी मिल जाए और उसका कोई क्षेत्रीय जो है युद्ध में ना बदल जाए, वो कोई ऑल आउट वॉर में ना बदल जाए। यही बात अमेरिका कहना चाहता है। अमेरिका की ये कोशिश है कि इस पूरे इजराइल के आतंकवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे युद्ध का रीजनल एस्केलेशन ना हो। अभी देखिए, ये जो वॉर है स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स, जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इजराइल स्टेट एक्टर है। और इसके इजराइल के ऊपर बड़ा हमला हुआ 7 अक्टूबर को, उसका रिस्पॉन्स इजराइल कर रहा है। लेकिन अभी ये स्टेट टू स्टेट वॉर अभी कहीं नहीं हुई है। इजराइल और ईरान के बीच में जाहिर है कि स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक का दौर है, लेकिन ये फुल फ्लेजेड वॉर में अभी नहीं बदला है। और अमेरिका भी नहीं चाहेगा और कोई भी विश्व का जिम्मेदार राष्ट्र नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट रीजन में कोई क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाए। क्योंकि यदि कोई क्षेत्रीय युद्ध छिड़ता है तो मिडिल ईस्ट रीजन, जो कि एनर्जी सप्लाईज का सबसे बड़ा केंद्र है, उसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आ जाएगा। और पूरे विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन है, ऑयल के जो दाम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और रशिया यूक्रेन का युद्ध पहले से ही चल रहा है और एक नया युद्ध शुरू हो जाने की वजह से पूरे विश्व की
जो सप्लाई चेन प्रभावित होंगी और मुद्रास्फीति का संकट बढ़ेगा, लो मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं वो प्रभावित होंगी। तो फुल फ्लेजेड वॉर, ऑल आउट वॉर, रीजनल एस्केलेशन किसी के भी हित में नहीं होगा। ये इजराइल और अमेरिका के हित में भी नहीं होगा। पिछले दिनों में भी 4% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली थी। बात यहां पर कच्चे तेल की करें तो 4% की बढ़ोतरी जब देखने को मिली, उसके बाद यह अंदाजा लगाया गया कि अगर आने वाले समय में स्थिति बेहद ज्यादा संवेदनशील होती है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया पर एक असर पड़ना तय है और ये डायरेक्टली असर पड़ेगा। दामों में जो उछाल है वो आना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि ईरान के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया था इजराइल के ऊपर। बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से 200 की लगभग की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी है, और हालांकि इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर के उसे नाकाम कर दिया। और मेरा मानना है कि ईरान ने वो जो हमला किया था उसके ऊपर चूंकि बहुत ही भारी दबाव बन गया था, जिस तरीके से इजराइल ने तेहरान में जाकर के इस्माइल हानिया को एलिमिनेट किया और उसके बाद हसन नसरुल्लाह को एलिमिनेट किया, तो ईरान के ऊपर डायरेक्ट उसकी राजधानी में राष्ट्रपति पद के जो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक बड़ी कार्रवाई कर देना, फिर उसके जो एलाइज, जो टेरर प्रॉक्सीज हैं, उनके विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की वजह से ईरान के ऊपर काफी दबाव था। और ईरान अपनी देश की जनता को दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, अमेरिका और इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कमजोर नहीं है, उसने एक बड़ा रिस्पॉन्स किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ईरान भी नहीं चाहता कि कोई वो फुल फ्लेजेड वॉर में जाए, क्योंकि ईरान अगर चाहता तो उसके द्वारा जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई वो सिविलियन इलाकों को भी टारगेट कर सकता था। लेकिन ईरान के द्वारा जो भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई उसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज आप नहीं देखेंगे, केवल एक व्यक्ति के वेस्ट बैंक में भी वो भी मारे जाने की खबर आई। तो इसी वजह से जो ईरान ने एक दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे टारगेट किया, और ये नाकाम, ज्यादातर तो मिसाइल नाकाम हो गई, लेकिन जो एक दो गिरी उसकी वजह से कोई क्षति नहीं हुई इजराइल को। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पक्ष, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, ईरान हो, वो कोई क्षेत्रीय युद्ध या फुल फ्लेजेड वॉर में जाने का इंटेंट उनका नहीं है। और ये जाहिर है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ही ये मिडिल ईस्ट रीजन के लिए और पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, जुड़े, आप समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब देखने की बात यह होगी कि जो युद्ध की स्थिति इस समय मध्य पूर्व में बनी हुई है, आने वाले समय में किस तरीके से जो स्थिति है वो बेहद ज़्यादा संवेदनशील होती है या फिर अभी भी कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेट की गुंजाइश बची हुई है। भविष्य के घर में फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहें आप जनतंत्र टीवी। नमस्कार।